बिहार में सीमांचल का पूरा इलाका दक्षिण पंथ की राजनीति करने वाले बीजेपी के लिए मुफीद नहीं माना जाता है। बावजूद इसके बीजेपी ने सीमांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हुई है। आप 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लें, बात समझ में आ जाएगा। सीमांचल की एकमात्र किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी लोकसभा सीट पर एनडीए का कब्जा है। सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो जाता है। सीमांचल के समीकरण के हिसाब से तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, पर जब आप समाजवादी कुनबे के एरोगेंट को देखेंगे तो बात समझ में आते देर नहीं लगेगा। अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादियों ने सीमांचल में जो व्यूह रचना की है, इसको ठीक से समझिए। एक एक पहलू गौर करने वाला है। बहुत ही रोचक, दिलचस्प और सटीक जानकारी लेकर आया हूं। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीमांचल की। कहते हैं कि समीकरण के हिसाब से देखें तो सीमांचल को समाजवाद का या यूं कहें तो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, पर नतीजा पर गौर फरमाएं तो सीमांचल के अधिकांश लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। किशनगंज को छोड़कर सभी लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने परचम लहरा दिया था। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश लोग हेलीकॉप्टर और भीड़ को देखकर जीत के प्रति अति उत्साहित हो जाते हैं। बाद में जब परिणाम पक्ष में नहीं आता है, तब लगने लगता है कि जरूर ईवीएम में गड़बड़ी हो गया होगा। पर पराजित होने वाला अपने गिरेबान में झांकने की जुर्रत कभी नहीं करता। अब आप 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। आज हम समाजवादियों के दुखते हुए नब्ज को टटोलेंगे। सिर्फ टटोलेंगे नहीं, बल्कि खोलकर आपके सामने रख देंगे। आपको शायद मालूम ही होगा कि सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिमों का बड़ा वर्ग आरजेडी या यूं कहें तो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। बस यहीं से खेला शुरू हो जाता है। दरअसल प्रचार के शोर में सीमांचल के कुछ कद्दावर मुस्लिम नेताओं की नाराजगी दबाने की कोशिश हो रही है। उनकी सुबकियों को समय पर सहलाया नहीं गया तो ईवीएम का रोना रोने के लिए तैयार रहना होगा। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अहमद अशफाक करीम। वो सीमांचल में आरजेडी का बड़ा चेहरा रहे। फिलहाल उन्होंने आरजेडी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक मार्मिक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आरजेडी पर अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए बहुत सारे आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक वो कटिहार लोकसभा से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं हुई। आपको क्या लगता है, इसका सीमांचल की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा? हो सकता है आपके पास इसके अनेक तर्क हों, पर इससे होने वाले नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा उदाहरण है मोहम्मद सरफराज आलम। आप जानते ही होंगे कि सरफराज आलम पूर्व सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बड़े पुत्र हैं। कहते हैं कि इन दिनों सरफराज आलम भी आरजेडी से नाराज हैं। इसका कारण है अररिया लोकसभा सीट। दरअसल आरजेडी ने अररिया से सरफराज के बदले उन्हीं के छोटे भाई शहनवाज को टिकट दे दिया है। कहते हैं कि टिकट कटने से सरफराज आलम काफी खपा हैं। मंच से उनके रोने की तस्वीर तो शायद आपने भी देखी होगी। आरजेडी के पास टिकट काटने का अपना तर्क होगा, पर क्या इसका सीमांचल पर असर से इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इधर सीवान में हिना साहब राजद से नाराज चल रहे हैं। वो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। शहाबुद्दीन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर अपने जमाने में बिहार की राजनीति में मुस्लिमों का वो एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे। आज भी मुस्लिमों का एक वर्ग उनको अपना मसीहा मानता है।
ऐसे में उनकी पत्नी यानी हिना साहब के आरजेडी से नाराज होने की खबरों को हल्के में लेना, क्या यह मानकर चला जाए कि परिणाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? इस बीच आरजेडी ने भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तेज कर दी है। महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हालांकि वो आरजेडी को कितना लाभ दिला पाएंगे यह देखना अभी बाकी है। हालिया वर्षों में असद उद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल में अपनी पैठ बना ली है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस बार ओवैसी का फैक्टर सीमांचल में बहुत प्रभावकारी होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहते हैं कि बीजेपी ने उनको यानी ओवैसी को हैदराबाद में घेर लिया है, लिहाजा ओवैसी अपना अधिकांश समय इन दिनों हैदराबाद में गुजार रहे हैं। हैदराबाद को लेकर केकेएन पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कहते हैं कि आरजेडी का कोर वोट MY समीकरण पर आधारित है। MY मतलब मुस्लिम और यादव। गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिमों के साथ साथ यादव समाज के भी कई कद्दावर नेता इन दिनों आरजेडी से खफा बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने भी आने लगी है। मिसाल के तौर पर विनोद यादव को ले लीजिए। नवादा सीट से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से वो काफी नाराज है। कहा तो यहां तक जा रहा है, अंदर खाने आरजेडी के कई विधायक उनके साथ हैं। इसी तरह राजीव रंजन और पप्पू यादव ही नहीं बल्कि गैर यादवों के बीच भी एक जानी पहचानी हस्ती हैं। सीमांचल सहित पूरे बिहार में इनके समर्थकों की संख्या है। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय भी किया, पर पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई। पप्पू यादव के बार बार गुहार लगाने के बाद भी आरजेडी ने पप्पू यादव के लिए पूर्णिया नहीं छोड़ी और बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। अब पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि पूर्णिया में आरजेडी के उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बगावत कर दिया है। वो खुलकर पप्पू यादव का समर्थन करने लगे। पूर्णिया को सीमांचल का द्वार कहा जाता है। कहते हैं कि पूर्णिया में जो होगा उसका असर सीमांचल के अन्य लोकसभा सीट यानी अररिया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज और कटिहार पर पड़ना तय माना जाता है। इसके अतिरिक्त सीमांचल में बनते बिगड़ते समीकरण का असर पश्चिम बंगाल को भी प्रभावित करता है। मतलब पूर्णिया की छोटी छोटी घटनाओं को भी नजरअंदाज करना आगे चलकर महंगा साबित हो सकता है। सभी को मालूम है कि बिहार में एनडीए का रथ रोकने के लिए तेजस्वी यादव ने कमर कस लिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव को 2020 के विधानसभा चुनाव को याद रखना होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल को लेकर आरजेडी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बिहार में आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई थी। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने इस लोकसभा चुनाव में सीमांचल की सभी छोटी बड़ी ताकतों को अपने साथ मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी ओर यानी एनडीए की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं सीमांचल सहित पूरे बिहार पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हालांकि बिहार में आम चर्चा है कि बीजेपी के नेता भी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद सीमांचल पर इसका कितना असर पड़ेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से लोगों में नाराजगी है। सीमांचल इससे अछूता नहीं है। अब इसका कितना लाभ आरजेडी को मिलेगा और बीजेपी कितना बचा पाएगी यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा और आपके साथ साथ हमको भी इसका इंतजार रहेगा। इस संबंध में यदि आपके कोई विचार हो तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।